Your civil services dream takes shape with us. We are Delhi IAS Academy. Your dreams, our duty. सर गुड आफ्टरनून सर। बैठिए। कृपेंद्र तिवारी जी हैं। जी सर। कृपेंद्र का क्या अर्थ होता है? सर कृपेन दो शब्दों से मिलकर बना है, अच्छा। कृपा और इंद्र। हाँ। कृपा मतलब अनुग्रह और इंद्र का अर्थ होता है देवता का सूचक है, तो अनुग्रह करने वाले देवता कृपेंद्र। अच्छा, आपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है? जी सर। सुना सकते हैं? प्रयास कर सकते जी। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए तथा लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज अपनी संविधान सभा में मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी 2006 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ होता है? सर राज्य शासन का कोई विशेष धर्म नहीं होगा। जब पंथ निरपेक्ष हमारे संविधान में पहले नहीं थे, इसे कब जोड़ा गया? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान। अच्छा, तो इसको जोड़ने का कुछ कारण था? उसके पहले हमारा देश पंथ निरपेक्ष नहीं था? सर उसके पहले भी था, तो क्यों जोड़ा एक गया? प्रतीकात्मक रूप से उसमें वर्णित कर दिया गया कि अपन पंथ निरपेक्ष है, नहीं तो मौलिक अधिकार में तो शुरू से स्पष्ट है। अच्छा, आर्थिक न्याय का क्या अर्थ होता है? आर्थिक न्याय का अर्थ ये है सर मेरे दृष्टि से कि जो उच्च वर्ग है और निम्न वर्ग है उनमें एक समानता स्थापित करना आर्थिक न्याय समझता हूँ मैं। तो अभी गवर्नमेंट कितना अचीव कर पाई है आर्थिक न्याय प्रदान करने में? सर सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इसको प्राप्त करने का प्रयास कर रही है और उसमें अग्रसर है, पर हाँ पूर्णतः अभी सफल नहीं हो पाई है। अभी भी आर्थिक विषमता बहुत स्थानों पर देखने को मिलता है। अच्छा, मौलिक अधिकार कौन कौन से प्रदान किए गए हैं संविधान में? सर संविधान में मौलिक अधिकार प्रारंभ में 7 थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार। वर्तमान में कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यक मामलों में शिक्षा और संस्कृति के स्वतंत्रता और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नीति निर्देशक तत्व से क्या समझते हैं? सर सरकार एक निकाय को संचालित करने के लिए कुछ नियम आवश्यक होते हैं जो फंडामेंटल मतलब आवश्यक ही होते हैं, पर हाँ उस कुछ मार्गदर्शन के लिए रहते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व तो सरकार को किसी भी जब अपनी विधायिका के माध्यम से कोई विधि बनाए तो उसके लिए उसके जो वर्णित कर्तव्य हैं उसको ध्यान में रखते हुए। अच्छा, नीति निर्देशक तत्व तो बाध्यकारी है कि नहीं है? नहीं सर बाध्यकारी नहीं है। तो उसको फिर संविधान में फिर क्या उद्देश्य है फिर रखने का? उसको नहीं रखता तो भी चल जाता। नैतिकता के पैमाने पे है सर, मतलब वो वर्णित रहे। और सर अपन वर्णित नहीं रहता तो अपन भी नहीं समझते कि हमारे और क्या क्या क्षेत्र हो सकते हैं जिसमें अपन विधि बना सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि वो अपन अध्ययन किए तो अपन भी समझ रहे हैं, तो आगे अपन भविष्य में अगर हम भी वैसे स्थानों पे रहते हैं तो ये हमारे चित्त में रहेगा कि अपन इसको फॉलो करते हुए आगे। लगता है तो लोगों के लिए है कि सरकार के लिए है? सर सरकार के लिए। आप कवर्धा से हैं, कबीर धाम का 5 विशेषताएं बताइए। सर कबीर धाम का सबसे पहला ऐतिहासिक विशेषता बताना चाहूंगा कि वहाँ भोरम देव का मंदिर स्थित है जिसको छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से जाना जाता है ऐतिहासिक दृष्टि से, और साथ में इसमें पुरातात्विक दृष्टि से पचराही को भी जाना जाता है। सर दूसरा इसमें मैं बताना चाहूँगा पर्यटन की दृष्टि से हमारे क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे जलप्रपात हैं, डैम हमें ये पर्यटन की दृष्टि से। तीसरा सर मैं बताना चाहूँगा सांस्कृतिक दृष्टि से। सर मैकल पर्वत श्रेणी बैगा जनजातियों का घर कहा जाता है, सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध है। चौथा सर मैं बताता हूँ कृषि के दृष्टिकोण से, तो इसमें बैगा जनजाति आपने कहा, बैगाओं की क्या सांस्कृतिक विशेषता है बताइए। सर बैगाओं की जनजाति की विशेषता में सबसे पहले तो पृथक रहे हैं और समाज से नहीं जुड़ पाए हैं, इस कारण उनमें अभी साक्षरता के स्तर पर थोड़ा पिछड़ापन देखने को मिलता है। इसी कारण सरकार उसे विशेष पिछड़े जनजाति में उसको शामिल की हुई है और उसके उत्थान के लिए विशेष कार्य कर। छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बैगा जनजाति? सर इसका केंद्रण मुख्यतः मैकल पर्वत श्रेणी में ही है। अच्छा, भोरम देव कहा, भोरम देव को कौन से शासकों ने बनाया था मंदिर को?
जी सर, भूरमदेव सर फड़ी नागवंशी शासकों ने बनवाया था। उसमें विशेषतः 1089 ईस्वी में गोपाल देव जी के द्वारा भूरमदेव का मुख्य मंदिर का निर्माण कराया गया था। और उसमें साथ में सर मड़वा महल और छेकी महल है। तो मड़वा महल के लिए रामचंद्र जी ने इसका निर्माण कराया था। विशेषता उस मंदिर की क्या विशेषता आपको नजर आती है? सर खजुराहों के रूप में प्रसिद्धि के पीछे मेरे को लगता है कि खजुराहों की जो स्थापत्य शैली है वो यहाँ देखने को मिलती है, जो उसको विशेषीकृत कौन बनाता से है। शैली में बना हुआ है मंदिर? अ, सर ये नागर से है। अच्छा, किसने बनवाया था उसको? चंदेल वाले ने नहीं, अपने भूरमदेव के मंदिर को। गोपाल देव के शासनकाल में बना। अच्छा, पंडरिया से हैं। पंडरिया का इतिहास बताइए। पंडरिया का पहले प्राचीन नाम क्या था? सर अपन प्रतापपुर नाम था। प्रतापपुर की प्रतापगढ़? माफी चाहूंगा। अच्छा, वहाँ पचराही भी आपने कहा। जी सर। वहाँ कोई शासन था किसी का क्या? किसी उसका सर कौन कौन से शासकों का वो प्राप्त हुआ है वहाँ ऐतिहासिक साक्ष्य? इसके बारे में जानकारी नहीं सर। कलचुरी शासकों का कुछ के शासन के बारे में बताइए छत्तीसगढ़ में। सर कलचुरी शासक 11वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ में विधिवत स्थापना अपना साम्राज्य प्रारंभ किए 1050 ईस्वी में, और 1000 ईस्वी में प्रारंभ किए और इसमें मुख्य शासक के रूप में रत्नदेव जी का नाम सुनने को मिलता है, जिन्होंने रतनपुर नगर की स्थापना की और विभिन्न मंदिरों का निर्माण कराया। अच्छा, उनका एक क्या वो था सांस्कृतिक, मतलब कौन कौन सा उन्होंने वो किया, कार्य किया यहाँ, जिसको वो आप वर्तमान में भी? जी सर, रतनपुर का महामाया मंदिर है, और सर तुमाड़ में वंकेश्वर मंदिर है, रत्नेश्वर शिव जी का मंदिर है, और खड्ग तालाब को उनके शासन में निर्माण हुआ है। ठीक। कृपेंद्र, आप सर्विस में हैं ऑलरेडी, जी सर। तो दूसरी सर्विस क्यों चाहते हैं? सर सबसे पहले तो चीज़ है कि अपन कार्य क्षेत्र बढ़े इस क्षेत्र में। एक लगता है कि मैं उस बड़े सर्विस में जाके अपनी जो क्षमता है उसका अधिकाधिक प्रयोग कर सकता हूँ। ये बड़ी सर्विस से क्या समझूं मैं? सर जिसमें कार्य का दायित्व तो मेरे को ज़्यादा हो, मैं अधिक से अधिक कार्य कर सकूँ। तो ये संपरीक्षक में आपके हिसाब से ज़्यादा स्कोप नहीं है? नहीं, स्कोप की बात नहीं है सर, मैं कार्य क्षेत्र में विविधता के बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। आपने अपनी अभिरुचियों में कविता लेखन लिखा है? जी सर। कोई कविता आप लिखें, जी सुना सकते हैं? जी। बोलिए। सर शीर्षक है कि आज़ादी की अमर कहानी चलो सुनाऊं क्या है वो। कि आज़ादी की अमर कहानी चलो सुनाऊं क्या है वो, कि बलिदानों की वीर कथाएं सुनो बताऊं क्या है वो, कि सतत समर्पण करते आए जन्मभूमि के मंडन में और प्राण दिए न्यौछावर सबने मातृभूमि के वंदन में, कि ललक जगी थी मातृभूमि को आजादी दिलवानी, कि ललक जगी थी मातृभूमि को आजादी दिलवानी है, और वीर सपूत सब जाग उठे माँ की सम्मान बचानी है। फिर क्या कोड़े क्या फांसी सब यत्नों को सहते जाना है, एक बिंदु मनुचित्त वृत्ति से नौका पार लगाना है, कि बलिदानों की कोटि कथाएं नहीं संभव इन पाने में, देश के सभी नेताओं को जाने बलिदानों के खजाने में, नमन करे उन सारे बलिदानों को आजादी दिलवाएं जो, और आजादी की अमर कहानी चलो सुनाऊं क्या है, कि बलिदानों की वीर कथाएं सुनो बताऊं क्या। बहुत बढ़िया। आप हिंदी साहित्य में रुचि रखते हैं, आपको ये पढ़ के लगता है? हाँ सर। आप मैं रीतिकाल जानते हैं? हिंदी साहित्य में रीतिकाल क्या है? जी सर। बताएं उसके बारे में कुछ। सर रीतिकाल मध्यकाल के पश्चात आता है, जो हिंदी साहित्य के काल को विभाजित इसका शुरू होने का कोई एक अप्रोक्सीमेट समय बता सकते हैं आप? लगभग सर 1500 से 1800 के बीच का समय को रीतिकाल कहते हैं। इसकी विशेषताएं कोई तीन मुख्य? सर इसमें छंदबद्ध रीति मुक्त कविता लिखे हैं जो मुख्य रहे हैं, और सर इसमें विशेष रूप से ना कविता का मुख्य विषय किसी धर्म को और राजाओं को से हटकर एक प्रियतम और प्रेयसी को समर्पित कविता। मतलब आप प्रेम रस की तरफ इंगित कर रहे हैं? हाँ सर। अच्छा, ये जो समय था रीतिकाल का, इसके कोई तीन मुख्य कवि आपकी नजर में जो है? बिहारी। माफी चाहूंगा सर, अभी याद नहीं कर पा रहा। अच्छा, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, ये सुना है आपने पंक्ति कभी? नहीं सुना। सतसैया कौन थे? सतसैया? हाँ,
वही बिहारी सतसई नाम साथ में सुने हैं ये सर। कहाँ के थे? ये शायद मैंने बता नहीं सकता। चलिए ठीक है। आपने ये अपने संपरीक्षक में आप अभी कार्यरत हैं, जी। इसमें मैं देख सकता हूँ कि शायद 8/8/2022 ज्वाइनिंग डेट है। जी सर। तो ये आपके साथ इस बार की परीक्षा के लिए क्लैश नहीं हुआ तैयारी करने में, और अपनी सेवाओं की जो आपकी उत्तरदायित्व है, आपका कर्तव्य है, उसको छोड़ के आप शायद तैयारी में व्यस्त थे अभी? सर वर्तमान में शासकीय आदेश के अनुरूप कार्यालयीन कार्य दिवस 5 दिवस कर दिया गया है। तो मेरे को 2 दिवस पूर्ण रूप से प्राप्त होते हैं, उसके साथ ही कार्यालय के समयों के अतिरिक्त जो समय बचते हैं मैं उसका उपयोग किया हूँ सर उसमें। आपकी स्नातकोत्तर पढ़ाई इतिहास में हुई है, जी सर। तो इतिहास में कोई एक विशेष वर्ग होगा जिसपे आपको प्रेम है, रुचि है? इतिहास तो बहुत बड़ा है, जी सर। प्राचीन से लेके आधुनिक भारत तक का और विश्व का भी है। कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रीम, कोई पर्टिकुलर पॉइंट जहां आपको लगता हो कि नहीं आपकी विशेष रुचि है कोई, आपके हिसाब से? आधुनिक इतिहास की। आधुनिक इतिहास का। तो 1920 से 1922 तक भारत में घटित होने वाली कोई 3 प्रमुख घटनाएं बताएं। सर सबसे पहले 1920 में हमारे गर्म दल के नेता बाल गंगाधर तिलक जी का निधन हुआ है। उनके निधन के साथ ही भारत में महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया, और असहयोग आंदोलन में एक स्वदेशी आंदोलन जो अपन 1905 में चले थे उसको विशेष बल मिला, और देश की जनता उसमें एक राष्ट्रीय जागरण के रूप में उन्नीत हुई। और उसके बाद सर इसके 1922 तक में जब आते हैं तो आंदोलन चलते रहा, और एक विशेष घटना चौरा चौरी के कारण आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। ये चौरा चौरी की घटना का डेट याद है? 5 फरवरी सर, और 12 फरवरी को इसको समापित सन? किया 1922। आज की न्यूज़पेपर पढ़े? जी सर। मुख्य समाचार 2-3। सर एक मुख्य समाचार है कि हमारे देश के उद्योगपति गौतम अडानी जी विश्व स्तर पे द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं नेटवर्थ के रूप में। और सर दूसरा बताना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी का आज जन्म दिवस है, उसके ऊपर और इस संदर्भ में जोड़ के देखा जा रहा है कि आज ही के दिवस में नामीबिया से चीताओं को लाया जा रहा है ताकि चीता को संवर्धन कर सके अपने देश में से। अच्छा, चीता कब विलुप्त हुई थी भारत से? सर ऐसा अपन अभी पत्र पत्रिका के माध्यम से हम जाने हैं कि 1947 में कोरिया रियासत के राजा रामानुज सिंहदेव के द्वारा रामानुज सिंहदेव के द्वारा उसका अंतिम 3 चीता का शिकार किया गया था। अच्छा, चीता को यहाँ पर कहाँ रखा जाएगा? कूनो नेशनल पार्क में सर, मध्य प्रदेश में। तो आपको नहीं लगता वहाँ का जो फूड चैन है उससे प्रभावित होगा जब फूड से उसको इंट्रोड्यूस करेंगे? सर इसको इस विषय में मैं तो अधिक अध्ययन नहीं किया हूँ, पर मेरे को लगता है सर उस स्तर में जो अधिकारी होंगे वो विशेष अध्ययन करके इसको फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, वन्य जीव संरक्षण के लिए कौन कौन से प्रावधान है भारत में? सर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, और वन के साथ ही पर्यावरण को जोड़े पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक, चलिए, थैंक